नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे खास शो क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी महिला आरक्षण को लेकर राजनीति जारी है। मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर आरोपों की राजनीति हुई। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष का अहंकार रावण के सम्मान में, यानी रावण के बराबर विपक्ष को धामी जी ने लाखड़ा किया। देश भर की महिलाओं को आरक्षण किसकी वजह से नहीं मिला, इसको लेकर एक दूसरे पर जो आरोप जड़े गए उसे आज विधानसभा में पूरी दुनिया ने देखा, विधानसभा के जरिए देखा। उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। 6 घंटे से ज्यादा यह सत्र चला, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदन में राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों पर आरोपों की झड़ी लगा दी। एक दो नहीं, कई आरोप लगा दिए। तो विपक्ष ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की, जवाब दिया। सदन, बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने क्या क्या कहा, यानी विधानसभा में किसने क्या कुछ कहा, वो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। हाँ की संख्या अधिक है, आता संकल्प स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला सशक्तिकरण पर अपना पक्ष रखा और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। सीएम धामी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण विधेयक को सदन में रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की वजह से यह ऐतिहासिक कदम रुक गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की तुलना कौरवों और रावण से करते हुए कहा कि जिस तरह अहंकारी रावण का अंत माता सीता के अपमान के कारण हुआ था, उसी तरह नारी शक्ति का अपमान करने वालों का बुरा हश्र होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। सीएम ने विपक्षी विधायकों से अपील की कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्हें इस संकल्प का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने तीलू रौतेली, रानी जिया रानी और गौरा देवी जैसे उत्तराखंड की महान विभूतियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज की नारी नेतृत्व की भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार में महिला आत्मनिर्भर बन रही है और स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम धामी ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड में सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 8 हो गई है और जिसमें विधानसभा की सीटें 70 से बढ़कर 105 होने पर विपक्ष की बौखलाहट क्यों है? तो महोदया, तो सच तो यह है कि ये लोग सच में कभी भी जो है महिलाओं को उनका हक देने के पक्ष में थे ही नहीं और सिर्फ देश की मातृशक्ति को भ्रमित करने की राजनीति करते आए हैं। इसलिए कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय को रोकने का काम किया, जो एक युगांतकारी निर्णय हो सकता था देश के इतिहास में, जो हमेशा 100 अक्षरों से लिखा जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों को यह भय है कि जिस प्रकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है, उससे कहीं सामान्य घरों की महिलाएं अपने घरों से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में न आ जाएं। इसलिए इस कांग्रेस के नेतृत्व में जो परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और कुल मिलाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश की जो आधी आबादी को उसका हक दिलाने के प्रयास को लोकसभा में विफल करने का पाप नहीं किया है, महापाप किया है। इधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने महिला आरक्षण को लेकर ये 2023 में पहले ही कानूनी रूप ले चुका है, उसी आधार पर महिलाओं को लाभ दिया जाना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार इसको लेकर लंबी प्रक्रिया अपनाना चाहती है,
क्योंकि भाजपा इसे राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से लेकर आई है। नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा कि महिला आरक्षण की आड़ में सरकार अपने नंबर बढ़ाना चाहती है, जबकि बेरोजगारी, अपराध, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि 2023 में जो कानून बना है, जो विधेयक पारित हुआ है, उसी के आधार पर देश की आधी आबादी महिलाओं की है, उनको आरक्षण का लाभ तत्काल मिलना चाहिए। कुल मिलाकर यह है कि आरोपों की राजनीति में कोई किसी से कम नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता को ये बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी वजह से महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। सत्ता पक्ष का कहना है विपक्ष की वजह से महिलाएं अधिकार से वंचित हो गई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर महिलाओं को अधिकार देना है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। राज्य में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। जिस हिसाब से महिलाओं को लेकर राजनीति हो रही है, उसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि 2027 के चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ सतीश चंद्र जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर पंकज जी हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी के। और हमारे साथ राजेंद्र विशिष्ट जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सभी का स्वागत है HNN न्यूज में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा सतीश चंद्र। 6 घंटे से ज्यादा ये सदन की कार्रवाई चली और इस सदन की कार्रवाई को सब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, लेकिन क्या वो जिस हल के लिए ये विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, निंदा प्रस्ताव आपने पारित कर लिया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रही। आशीष भाई, पहले तो सभी को नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आशीष भाई, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो आज जो विधानसभा में विशेष सत्र चला, तो उसकी जानकारी सभी को ही थी। और आपने देखा होगा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे जहां विधानसभा सत्र आयोजित करा गया एक दिन का, उसमें कांग्रेस के विधायक सुबह सुबह विधानसभा के मेन गेट में गन्ने की ट्रॉली पलट देते हैं और वहां वो मुद्दा उठाते हैं कि किसानों का ये बकाया रह गया, वो बकाया रह गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को हमेशा उचित प्लेटफॉर्म मिला है, लेकिन वो उचित प्लेटफॉर्म का यूज ना करते हुए वहां पे अनुचित चीजें लेके आते हैं। जल मुद्दा, वहां पे महिला आरक्षण को लेके जो इन्होंने जो संसद में इनके जो महिला आरक्षण का संसद में कौन सा मुद्दा था सतीश चंद्र जी? मैं ये महिला आरक्षण जो नारी अभिनंदन बिल था, उसमें जो संशोधन 131वां जो रखा गया था अप्रैल में, नहीं तो उसको आप महिला आरक्षण से क्यों जोड़ रहे हैं? 2023 में जब महिला आरक्षण आप लोगों ने पास करवा दिया, विपक्ष आपके साथ था, तो फिर महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन को लागू करना चाहते हैं आप? सीधा सीधा फ्रंट में आया करिए ना आप। नहीं आशीष भाई, जब 2023 में नारी अभिनंदन बिल पास हुआ था, उस समय 2 शर्तें थी। बिल्कुल, मैं जानता हूं उन शर्तों को। जो जनसंख्या गणना थी, वो दोनों शर्तें मौजूद थी। नहीं, आप सतीश जी मुझे ये बताइए कि मैं उस एक शर्त पर आता हूं। उसमें एक शर्त ये थी कि 2029 तक परिसीमन होगा। एक शर्त थी ना कि 2029 में आप लागू करेंगे। सतीश जी, ये शर्त थी? जी थी। अब ये बताइए कि 2027 में, मेरी बात तो सुन लीजिए, कि 2027 में जब ये जनगणना होगी तो उसका डेटा कब तक आएगा, ये मुझे बताइए आप। उसका डेटा कब आएगा? आशीष भाई, संसद में नहीं सतीश जी, मैं लेमेन की भाषा में समझना चाहता हूं। मैं लेमेन के भाषा में डिबेट करता हूं, मैं लेमेन के भाषा में समझना चाहता हूं आम लोगों में। आप आम लोगों को समझाइए कि अगर 2027 की जनगणना हुई तो फिर वो आंकड़े कब आएंगे, परिसीमन आयोग का गठन कब होगा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी, और क्या 2019 में लागू हो पाता? क्या 2029 में लागू हो पाता? क्या, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या 2029 में लागू हो पाता? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात भी सुनिए आशीष जी।
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जब देश के नीति निर्धारण जिन्होंने करना है, हमारे देश के प्रदेश माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में ये बात बोली है। उन्होंने बोला कि अभी स्टार्टिंग जो है वो अभी इमारतों की, मकानों की गणना हो रही है, उसके बाद जनगणना शुरू होगी। तो ये चीज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं बोला हुआ है। तो ये प्रक्रिया के तहत ही तो होगा। अगर विपक्ष इस तरह का रवैया अपनाएगा तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये कार्य हो पाएगा, ये आप मुझे बताइए और प्रदेश की जनता को भी बताइए। आप अगर विपक्ष से इतनी, तो हम लोग अपेक्षा करते ही हैं कि कम से कम वो इस तरह के मुद्दे पे जहां हमारी मातृ शक्ति की बात हो, आपकी आबादी की बात हो, तो आप इस पर जो सरकार है उसका साथ नहीं देंगे तो अच्छा सतीश चंद्र जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर मैं अभिषेक भंडारी जी के पास जाऊंगा। आज की तारीख में अगर आप महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, क्या कोई कानून आपके राह में रोड़ा है क्या? आशीष भाई, बड़ा सीधा सा सवाल है, गोल जवाब मत दीजिए मुझे। क्या कोई कानून आपके राह में रोड़ा है क्या? जब कोई विधेयक पास हुआ है और उसके साथ शर्तें उसी टाइम से मौजूद हैं, तो क्या उनको फुलफिल नहीं करना? मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, चलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, शर्तें आ गई, ठीक है। अच्छा सुन लीजिए सतीश जी, सुन लीजिए, 2023 में शर्तें आ गई, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। एक काम करिए, आप अपनी पार्टी से शुरू करिए, बीजेपी में दीजिए 33% आरक्षण, दीजिए 33% आरक्षण, क्या दिक्कत है? आशीष भाई, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ महिलाओं को लेके हमारे यहाँ हमेशा से नजरिया रखा गया है और उनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करा है। हमारे देश की राष्ट्रपति एसटी समुदाय से आती है और ये कांग्रेस वही पार्टी है जिनके शीर्ष नेता बोलते थे पुअर लेडी। सदन में बयान उन्होंने दिया था जब बाहर निकले थे। तो मैं कहना चाहता हूँ हमें विपक्ष से यही अपेक्षा है। ठीक है सतीश जी, एक जानकारी मुझे दीजिएगा, मैं आज डिबेट सुन भी रहा था सदन में जो चल रहा था। अरविंद पांडे जी किस पार्टी के विधायक हैं? ये आप ही के पार्टी के हैं ना? भाजपा से विधायक है। आपको पता है ना आज उन्होंने सदन में क्या बोला था? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए। जो चोरी वाला उन्होंने बयान दिया, फिर स्पीकर ने, खंडूरी जी ने उनको टोका, जो बटुए से पैसा चोरी कर लेती है। इन सब चीजों को भी मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए कि हम सदन में क्या बोल रहे हैं। मैं रिएक्शन अब एक से एक सबसे ले लेता हूं। अभिषेक भंडारी जी प्लीज एक रिएक्शन आपका बताइए। आशीष जी, जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में कानून बन चुका है, इसमें कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और भी विपक्षी कई पार्टियां थी। तो जब सरकार ने एक मंशा जाहिर करी कि भाई महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तो महिलाओं का आरक्षण बिल लेके आए। उसमें हमारी पार्टी ने लोकसभा से लेकर और राज्यसभा में दोनों जगह ध्वनि मत से इस कानून को विधेयक बनने दिया। ठीक है, और उस समय जो भी शर्तें रही होंगी, लेकिन आज भाजपा की ये सरकार दोबारा इसमें संशोधन करने के, एक परिसीमन और एक जनगणना, दो मानी छुपा छुपाई के जो ये खेल है, इसमें कुछ न कुछ ऐड है। और इनको ये जरूर पता था कि इस बार हमारा बहुमत ने, इन्होंने महिलाओं के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना ये उल्लू करना चाहते हैं। अरे सुनिए अभिषेक भंडारी जी, सुनिए जी, जब ये बिल पास हुआ था 2023 में, तो आपको शर्तें मालूम नहीं थी क्या? इतने भोले थे आप लोग की शर्तें आपको मालूम नहीं थी? आशीष जी, इसमें शर्तें जरूर जो जोड़ी हैं, मालूम थी या नहीं थी? जी बिल्कुल मालूम तो थी। फिर अब आप लोग अपनी बात से पलट रहे हैं। जब उस समय आपको शर्तें मालूम थी, आपको पता है कि परिसीमन होगा, और परिसीमन को लेकर अभी से नहीं काफी लंबे समय से हंगामा हो रहा है। 1979 के बाद यह तय हुआ था कि 2001 में करेंगे, 2001 में यह तय हुआ कि 2026 में करेंगे। यह बात आपको पहले से पता थी? नहीं, जैसे जनगणना होती है लगभग हर 10 साल में होती है। 2011 में हुई और 2021 में होनी थी। चलो जनगणना नहीं हो पाई किसी कारण से। नहीं, किसी कारण से क्या? कोविड के कारण से नहीं हुई? अब इससे भी अनजान मत बन जाइए। नहीं हमको नहीं पता, ऐसा मत करिए। नहीं, ऐसा 2019 और 20 में कोविड का समय जरूर था। क्या सरकारों ने अपना काम नहीं किया? क्या अन्य कार्य नहीं हुए? अरे कोविड का वो दौर आपको याद है सर? उसमें आप जनगणना कराते।
नहीं, जनगणना जैसे और चीजें प्रोसेस में थी, जनगणना की आप अधिसूचना जारी कर सकते थे, परिसीमन आयोग जो परिसीमन करना था आप करते थे, लेकिन आपने जब, चलो हम ये है, आपने जो भी चीज की 2023 में जो कानून बन चुका पेश है, तो यही ना, परिसीमन जो कौन सी रिपोर्ट पर एतबार कर काम को आगे बढ़ेगा। कभी आप कहते हैं 2011 की नहीं मानेंगे, 2027 की करो, तो 2027 की आने दीजिए, उसके हिसाब से करें, फिर सीटों की संख्या और बढ़ जाएगी। चलो मैं आपकी बात को संबंध कर रहा हूं, आपकी बात को संबंध कर रहा हूं। आप बताइए, अभी 5 राज्यों में जो इलेक्शन प्रक्रिया जो चल रही थी और आचार संहिता लागू थी, क्या ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन नहीं है? खाली आपको पता था कि आपका विधेयक गिरेगा, आपके पास बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप ये विधेयक लाए क्यों? आपने ये क्यों सोच लिया कि भाई दूसरा आपको बिना बात के बहुमत दे देगा? और आप ये जो 5 राज्यों के जो चुनाव है, इसमें आचार संहिता का मतलब महिलाओं को आरक्षण देना ये आपका फोकस का केंद्र नहीं था। आपको ये डर था कि अगर ये विधेयक पास हो गया तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं, आप ये देखिए, एक मोटा सीधे एक इनकी प्रणाली देख लीजिए बीजेपी की। इन्होंने कुछ राज्यों में जैसे क्या करते हैं, खरीद फरोख्त, इन्होंने चुनी हुई सरकारें इस तरह से गिराई। हम ये बोल रहे हैं, आप परिसीमन आयोग का गठन करिए, आप हर चीज निष्पक्ष कीजिए, निष्पक्ष करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप परिसीमन में आएगा, जनसंख्या जनगणना में आएगा, तो अब महिला आरक्षण में भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें आप 800 क्या 1000 दे दीजिए, 1000 कर दीजिए, कोई लोकसभा राज्यसभा में ऐसा थोड़ी नहीं है। और अभी ये पेज जरूर फंसेगा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में आपने कर दिया, विधान परिषद और राज्यसभा की सीटें वो कैसे निर्धारित करेंगे? जरा ये भी बताइए जनता के सामने। आपने खाली हो हल्ला करना है। और एक चीज और बताइए, आज विधानसभा में 28 तारीख को ये विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेके आए। निंदा प्रस्ताव लेके क्या होना है? चलो एक चीज बताइए, क्या हो जाएगा? आज तक तो आपने कभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं लाए। जनहित के अगर कोई काम है, अगर जनता के लिए कोई चीज देनी है, तो उसमें आप विशेष सत्र बुलाते। आज तो ऐसा कोई मौका नहीं था, आपने विपक्ष को खाली कोसना ही कोसना था, इसलिए आप निंदा प्रस्ताव ले आए। और एक चीज बताइए, आपने क्या महिलाओं के लिए क्या कर दिया है? यहाँ पे एक अंकिता भंडारी का एक प्रकरण है, हत्याकांड, जघन्य अपराध हुआ, उसमें आपने क्या कर दिया? सीबीआई जांच। ठीक है सतीश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, 2 और मेहमान हमारे पास है, उनके पास भी जाना होगा। एक बार सबका रिएक्शन ले लूं, उसके बाद ओपन फोरम करूंगा। बोलिए। उत्तराखंड देखिए, आप एक चीज और बताऊं, महिला अपराध में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1 अरे तो ये मुद्दे उठाएंगे ना आप लोग? जी उठा रहे हैं, ये हम सड़क पे हैं, सदन पे हैं, हर जगह मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मुद्दा उठा रहे हैं, हर मुद्दे हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार औंधे मुंह परेशान है, इसलिए ये आप इस तरह के विधेयक लेके आए हैं। और विपक्ष के लिए आपको नहीं, हम डिबेट लेकर नहीं आए हैं, हम तो वही दिखा रहे हैं जो आज सदन में 6 घंटे 3 मिनट चला है। आशीष जी, मैं आपकी बात, मैं एचएनएन चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सरकार की बात कर रहा हूँ। ये सरकार विपक्ष को कोसने के अलावा इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। जब ये पहली सरकार है 2014 से लेकर आज तक जो विपक्ष को कोसती है। अगर कोई घटना होती है उसमें ये देखते कि विपक्ष ने क्या काम किया होगा। विपक्ष ने अगर इनका काम सदन में उठाया या सड़क में उठाया तो ये बोलते हैं कि विपक्ष ने, चलो ये विपक्ष ये काम कर रहा है। डॉक्टर पंकज जी से भी एक रिएक्शन ले लेते, मैं आता हूं, फिर ओपन फोरम करता हूं, उसके बाद राजेंद्र जी भी। डॉक्टर पंकज जी, आज जो सदन की कार्रवाई चली, एक रिएक्शन आपका यूकेडी की तरफ। देखिए आशीष जी, इसमें हमारा सीधा मानना है कि ये जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग करा गया है। 1 घंटे का सदन गनीमत है। विपक्ष को गाली देने के लिए 1 घंटे का सदन तो चला, नहीं तो यहाँ पे सत्र जो है वो 1.5 और 2 और 3 दिन में निपट जाते हैं। उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन से बहुत अच्छा था। अब हम बात करते हैं महिला बिल की। तो महिला बिल जब पहली बार अभी जब पास हुआ है 2023 में, तो उसमें 2 शर्तें थी कि नई जनगणना होगी और उसके जो सीटें बटेंगी उस हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 23 में बिल पास हो गया। बिल का नोटिफिकेशन कब आता है? 2026 में। 3 साल तक सरकार कास हुई थी,
जो आज ये रोना रो रही है कि 27 से 29 में नहीं होगा, 29 से 27 में नहीं होगा, 23 पे जब पूरे विपक्ष ने एक वोट अगेंस्ट पड़ा था, बाकी पूरे जितने सदन के लोग थे सबने इसके पक्ष में वोट दिया। सरकार का काम था कि जब आपने उसमें ये दो चीजें लिखी हुई थी कि एक तो पहले नई जनगणना ना होगी, नई जनगणना क्यों नहीं हुई, 23 से अब तक अगर जनगणना करवाते तो पूरी हो जाती, कितने भी फेज में कराते 29 तक वो जनगणना पूरी हो जाती। एक तो सरकार का फेलियर ये है। उसके बाद सरकार जो है 26 में बिल लाती है, अब कहती है कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे। भैया 2011 और 2021 10 साल के अंतर में डेमोग्राफी इन्हीं के सीएम बोलते हैं, धामी जी बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज होगी, डेमोग्राफी चेंज होगी, डेमोग्राफी चेंज होगी। तो जो डेमोग्राफी चेंज हुई है उसी में तो पता चलेगा जब जनगणना होगी। और हमारा संविधान कहता है कि जनसंख्या के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ये बात है। अब जब जनगणना ही नहीं होगी तो आप किस बेस पर उनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? दूसरी बात, जो ये 2026 तक बंद हुआ था कि कोई भी संसदीय सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, उसके पीछे उस टाइम पे लॉजिक दिया गया था कि पॉपुलेशन की डिस्पैरिटी है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है या नॉर्थ है, नॉर्थ में सीटें ज्यादा थी, इसलिए 2026 तक इस आयोग को 79 के बाद बंद कर दिया गया था 2026 तक कि जो डिस्पैरिटी पॉपुलेशन की है उसको हम मर्ज कर देंगे। अब सरकार नया फॉर्मूला लाती है कि हर कहीं 50% बढ़ा दो, ठीक है, उसके बेस पे। लेकिन जो इसमें जनरल प्रतिनिधित्व है आपका, जो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कितना था, तो केरल का -1% हो रहा है उसमें। अब केरल की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है 2071 की जनगणना के हिसाब से, 71 की जनगणना के हिसाब से वो डिलिमिटेशन हुआ था। अब 71 के हिसाब से केरल में कितना चेंज आ गया है, यहाँ के कितने लोग बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं जो आईटी हब बना, कितने मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। तो इस सारी चीजों के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि हम अपनी सीटें बचा सके, हिंदी भाषी पट्टी जो है वहां पे सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी। दैट्स व्हाई यूपी, बिहार, एमपी एंड इस तरफ, और जहां उनका नहीं है अपनी बेस वहां पे हम बच जाएंगे और हम सेंटर पे दोबारा आएंगे। हालांकि सुनिए ना पंकज जी, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ा था कि ये अगर नया परिसीमन आता तो केरल में सीटें जरूर बढ़ती, 20 की जगह 30 हो जाती, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में नॉर्थ में, यानी जिस उत्तर भारत जिसमें हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र वाले हैं, वो उस अनुपात में नहीं बढ़ती। सीटें बढ़ती, ऐसा नहीं है कि सीटें नहीं बढ़ती। हाँ आशीष जी, मैं उस चीज से एग्री हूं, सीटें बढ़ेगी, लेकिन जितना परसेंट उनका प्रतिनिधित्व संसद में पहले था, लेट सपोज यूपी का प्रतिनिधित्व 30% है, राइट? अगर एक सपोज, मतलब ये थ्योरेटिकल बात मैं कर रहा हूं, 30% अगर यूपी का रिप्रेजेंटेशन था और वो सीटें बढ़ने के बाद 27 या 28 हो जाए, तो इज इट एक्सेप्टेबल? कहीं कतई नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी राज्य नहीं ये केरल के साथ हो रहा है, -1% केरल आ रहा है। सेम चीज हो गई उत्तराखंड के साथ, पहाड़ पूरा खाली हो गया, ऊपर के 10 जिलों से पलायन लगातार बढ़ रहा है, लगातार पलायन बढ़ रहा है। अब जो हमारी पहाड़ की सीटें होंगी ना, वो जो क्षेत्रफल तो बड़ा होगा लेकिन पॉपुलेशन कम होगी, सीटें कहां बढ़ेगी? जो तराई में है, जो एक अगेन डिस्पैरिटी उत्तराखंड के अंदर भी होगी। ये सारे मुद्दे महिला बिल, और मैं तो कह रहा हूं सरकार की मंशा है, सरकार करना चाहती है, वी वेलकम टू गवर्नमेंट, 70 सीटों में 30% महिलाओं को दे दो। ठीक है, एक रिएक्शन राजेंद्र जी आपसे ले लूं, फिर उसके बाद ब्रेक लूंगा, फिर आप ही के पास में आऊंगा। राजेंद्र जी, क्षमा चाहता हूं, आपके पास आते आते 25 मिनट का वक्त लग गया, बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। राजेंद्र जी प्लीज एक रिएक्शन आपका। देखिए आशीष जी, जहां तक ये जो बिल आया है, और बिल में ये मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती थी, और क्योंकि 5 राज्यों में जो है एक तरह के जो है जो चुनाव हो रहे थे अभी, उस बीच ये बिल लाया गया, और एक बहुत ही जिसे कहते हैं सोची समझी जो है एक पॉलिटिकली जो है एक राजेंद्र सर, आपको लगता है कि चुनावी मुद्दा बन पाया? बन नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पता है राजेंद्र सर, जो मैं फील करता हूं, जो मैं समझता हूं, जो मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल SIR की तरह एक गुब्बारा फुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसकी हवा निकल गई। बिल्कुल सही करें आशीष, जहां तक देखें ना, इन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश करी गई है बीजेपी द्वारा, लेकिन
इसका जो है आप समझ लो, क्योंकि ये राज्यों के चुनाव थे, तो राज्यों में जो चुनाव होते हैं वो राज्यों के मुद्दों पे होते हैं, ना कि केंद्र के मुद्दों पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको कैच नहीं कर पाई। और इसी अगर आप ये देखें, इस जो बिल में जो चीज चेंज करी गई है, अगर आप ये देखें कि 543 सीटें जो है पूरी जो है लोकसभा में है, और इसको ले आके करीबन 850 सीट जो है बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप जो है साउथ के जितने भी जो है स्टेट देखेंगे, वहां पे पॉपुलेशन कम हुई है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया है। जबकि आप ये देखें, अगर इसके हिसाब से, अगर अनुपात के हिसाब से देखें, तो यूपी की सीटें जो करीबन 80 हैं, वो बढ़ के 105 110 हो जाएंगी। नहीं सर, 120 से 130। हाँ, लेकिन जिस तरह से हम पुराने पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहे हैं, उसमें करीबन 105 से ज्यादा हो जाती है। तो जिसका मतलब ये करेंगे 850 सीटों में अगर आप ये देखिए कि सीधे सीधे करीबन 20% जो है सीटें बढ़ रही हैं। तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्योंकि बीजेपी को फायदा है नॉर्थ में, इसलिए बीजेपी इस बात को रखना चाहती है। लेकिन अगर आप जब भी जो परिसीमन आयोग जब बना था, तो उसमें एक शर्त बहुत बड़ी बात थी कि आप सेंसस में उससे एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितनी पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के हिस्से जो है क्या कहते हैं, आप जो है लोकसभा में सीटें बढ़ाएंगे, और उसी के अनुपात में जो है आप बिल लाके और भी सीटों में जो है आप करेंगे। जहां तक बात मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के लिए तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, क्योंकि जैसे हमारे दोस्त पंकज पैनुली ने बोला है कि जितने भी जो है करीबन जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट से जो है क्या कहते हैं पलायन हुआ है, और सारी जो है जनता जो है, जितने भी जो है लोग हैं, जनसंख्या, वो आपकी 3 डिस्ट्रिक्टों में हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में आ गई है। तो अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे मैदानी इलाकों में जो है विधायक बढ़ जाएंगे, वहां से विधायक कम हो जाएंगे। तो ये जो सारा जो पॉलिटिकल जो मामला है, इसमें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार जो है इसको इस बेस पे नहीं करना चाहती। सरकार सिर्फ ये सोचना चाहती है कि आने वाले विधानसभा में, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमें कैसे इफेक्ट, यानी कुल मिलाकर राजेंद्र जी ये कहें कि पहाड़ी इलाकों पर मैदानी वर्चस्व हो जाएगा, 70 से सीटें बढ़कर जरूर ज्यादा जाएंगी। मैं आता हूं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अधिक है, आता संकल्प स्वीकृत हुआ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर हो गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। अधिक है, आता संकल्प स्वीकृत हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते अपने खास मेहमानों के पास। राजेंद्र सर, आप अपनी बात को पूरा करिएगा। जहां तक आशीष जी हम बात कर रहे थे कि इसका इम्पैक्ट जो है उत्तराखंड में
कैसे आएगा और क्यों आएगा। अब एक चीज दूसरी समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से अभी जो है सेंसस स्टार्ट हुआ है 2026 में और अभी मकानों की जनगणना और पूरा जो आप सेंसस जो है करीबन 2027 में जो है ये खत्म होगा और उसके बाद करीबन 28 या 29 में जो है इसके रिजल्ट्स आएंगे। सर 2 साल लगते हैं राजेंद्र सर, 2 साल लगते हैं रिजल्ट आने में। तो आप समझ लो कि 2029 का चुनाव तो गया, आप समझ लीजिए ना। तो इसमें बीजेपी को कोई एडवांटेज नहीं है कि 2029 में उनको कोई इसका फायदा मिलेगा, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि इस बात को आगे रखना चाहते हैं कि किस तरह से हम महिलाओं के लिए सोच करते हैं, महिलाओं के ऊपर करते हैं। और आपको एक चीज जरूर समझनी पड़ेगी आशीष जी, जो भी आंकड़े बताते हैं, मैं उत्तराखंड की बात नहीं करूं, उत्तराखंड तो है ही, उसके अलावा जो भी अगर आप वोट परसेंटेज देखें मतलब तो उसमें महिलाओं का कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर झुकाव है और महिलाएं जो हैं क्या कहते हैं बीजेपी को वोट देती हैं। तो इसी बात को रख के बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि 2029 में कोई जो है रिजर्वेशन नहीं होने वाला। तो ये सारी जो बातें हैं इस बात को समझनी पड़ेगी, उसके लिए अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा, आप सर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा तभी जाके उसमें। और मुझे तो लगता है कि जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है कोई भी पार्टी उसका विरोध नहीं करना चाहेगी, क्योंकि एक इतना संवेदनशील मुद्दा है कि हर पार्टी उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन इसको जो है डिलिमिटेशन के साथ जोड़ना, इस तरह से करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही विरोध है। और इस बात को दोनों सरकार जो है विपक्ष को भी अपने कॉन्फिडेंस मिले, अपने साथ बात करे, उनके साथ देखें कहाँ जो है डिस्पैरिटी है उसको क्लियर करे और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके इसको लॉ करे। ठीक है, चलिए सतीश जी अब आप पॉइंट्स रखिएगा, अब ओपन फोरम करते हैं। सतीश जी प्लीज। जी आशीष भाई, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बात आई कि साउथ में सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ में बढ़ जाएंगी, तो इस विषय पे भी सदन में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बात रखी थी। उन्हें बोला था कि मैं अपनी गारंटी देता हूं कि जिस अनुपात में वहां सीटें हैं, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, वहां उसी अनुपात में सीटें बढ़ेंगी। किसी भी वर्ग विशेष को, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं करा जाएगा, सारा रेशियो उसी के अनुपात में होगा। और रही बात जो ये आ रही है कि परिसीमन होगा तो उत्तराखंड में दिक्कत वास्तव में आएंगी, लेकिन उसके लिए सरकार भी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये उनके बयान है, उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं किसी भी क्षेत्र या किसी भी सीट के साथ ये खिलवाड़ नहीं होने दूंगा और जो हो सकेगा क्षेत्र के आधार पे या जो भी जिस तरह की शर्तें यहाँ लगाई जा सकती हैं केंद्र सरकार से या सदन में करी जाएगी। परिसीमन होगा तो वो आयोग तय करेगा, उसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? देखिए आशीष भाई, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। देखिए उत्तराखंड वैसे जो सीट होती है 20 से 25 लाख पे होती है। हाँ। लेकिन उत्तराखंड में आबादी के हिसाब से यहाँ 10 लाख पे सीट रखी गई थी। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये चीजें इसी तरह से तय करी जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि कहीं अगर जनसंख्या कम है तो उस स्टेट के साथ, उस राज्य के साथ पक्षपात करा जाए। ये सब चीजें सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगी और किसी का भी हक कहीं पे भी नहीं मारा जाएगा। ये हमारी सरकारों ने स्पष्ट करा हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं आपका। हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता हैं, अभिषेक जी एक रिएक्शन दीजिएगा। आशीष जी, अगर सरकार की मंशा वाकई में ये होती कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वाकई में सोच रखा है, जबकि ये ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, तो अभी जितनी सीटें हैं उस पे आपको आरक्षण देने में क्या दिक्कत हो रही है? उसमें चाहे किसी की भी सीट, चाहे कोई नेता हो या कोई भी हो, उसमें किसी की भी सीट जा सकती है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? जैसे यहाँ पे अरे आप दे दीजिए ना, आप अपनी पार्टी से शुरू करिए, छोड़िए हटाइए, बीजेपी वाले नहीं दे रहे, आप अपनी पार्टी से शुरू करिए। आशीष जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हटाइए, किसी और को बैठाइए, छोड़िए हटाइए, मैं कर लीजिए। आप एक चीज बताइए, चलो जो भाजपा महिला आरक्षण का इतना बड़ा पुलिंदा लेके जाने, अरे मैं कह रहा हूं कि वो विरोधी हैं, मैं आपकी बात से सहमत हो गया, आप अपनी पार्टी में लागू कर दीजिए। विरोधी तो है ही, हमारी पार्टी भी। अरे मैं कह रहा हूं ना कि आप अपनी पार्टी से, क्या आप HNN न्यूज पर इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम 33% आरक्षण लागू करने जा रहे हैं? अरे नेशनल में नहीं, उत्तराखंड में कर दीजिए। और बताइए आशीष जी, जब भी माने कहीं पे भी, आज ये लगा लो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी का जब भी उदय भी हुआ है, तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले महिलाओं को, पहली अध्यक्ष हमारी पार्टी की महिला बनी है। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री पहली महिला हमारी बनी, राष्ट्रपति हमारी बनी, पहली महिला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी की बनी, पहली
महिला जो लोकसभा स्पीकर है हमारी पार्टी की बनी, तो महिलाओं को आशीष भाई आगे बढ़ा आपकी पार्टी ने राज करा, तो इतना तो बनता ही है। कांग्रेस अगर इतना भी नहीं सोचती महिलाओं के बारे में, तो फिर होता क्या इस देश का, ये तो बताइए। नहीं सतीश जी, तो एक चीज बताइए, आपने कितना सोच लिया? आप बताइए, आपने तो जहां जहां महिला मुख्यमंत्री थी सबको हटाया। आप बताइए, जहां जहां महिला मुख्यमंत्री थी जी, सबसे पहले महिलाओं को हटाने का काम तो आपने किया। सिर्फ आपने ये है कि नाम महिला आरक्षण, और आपको पता है होना कुछ नहीं है, इसलिए आप चलो महिला आरक्षण की जरूरत क्या पड़ी? 70 हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं, चलो आप ही बोल दीजिए। तो माने आप बोल रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में महिलाओं के लिए बहुत भेदभाव कर दिया, तो आप ही दे दीजिए 70 में से 33 क्यों 50% दे दीजिए, जो आप इतने हितैषी बने हुए हैं, आप ही दे दीजिए। अरे इतिहास में मत जाइए, नहीं तो फिर उत्तराखंड का इतिहास निकालने लगूंगा तो आप ही के एक बड़े नेता थे जो कह रहे थे कि मेरी लाश से उत्तराखंड बनेगा, तो उसमें मत जाइए। फिर अगर इतिहास में जाएंगे तो मैं बहुत डीपली इतिहास में चला जाऊंगा। फिर मैं 1879 से शुरू करूंगा जब उत्तराखंड राज्य की मांग शुरू हो रही थी, तो इतिहास में मत जाइए। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन यूकेडी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज जी, वो कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए सर। देखिए सतीश भाई ने अभी बोला है कि आपके पैनल पे कि प्रधानमंत्री ने बोली है मेरी गारंटी है, होम मिनिस्टर ने बोला मेरी गारंटी है, पर ये देश संविधान की गारंटी से चलता है और संविधान में डिलिमिटेशन के कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं। वो रूल और रेगुलेशन जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो किसी के सपने में नहीं आ रहा है कि किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। यूपी में भी पलायन है, उत्तराखंड में पलायन है, नॉर्थ जो सिलिकॉन वैली हमारी बेंगलुरु में बनी है वहां पे कितने लोग माइग्रेट होकर चले गए देश के अलग अलग कोने से। तो और उत्तराखंड की जहां तक बात है तो डिलिमिटेशन देखो, नॉर्थ ईस्ट में क्षेत्रफल के आधार पे है। अगर ये सरकारें चाहती तो जब 2002 में डिलिमिटेशन हो रहा था बीजेपी के टाइम पे, जब डिलिमिटेशन हो रहा था उस टाइम पे संविधान में एक विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करवा देते और जो नॉर्थ ईस्ट में लागू है वही उत्तराखंड में भी लागू हो जाता। खाली मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। बीजेपी की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो ये है कि आज महिला दिख रही है तो आज महिला का आरक्षण बिल लाओ, कभी राम मंदिर के पीछे बनाओ, कभी किसी पे पीछे बनाओ, कभी किसी के पीछे बनाओ। और हकीकत ये है कि जिसने अयोध्या में गोलियां चलाई वो आज राम मंदिर का ट्रस्टी बना हुआ है। ठीक है, महिलाओं की जहां तक ये बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का इतना बड़ा प्रकरण हुआ, रिसोर्ट तोड़वाने वाले इनके जिला पंचायत और विधायिका थी। ठीक है, बीजेपी का जो चरित्र और चेहरा उत्तराखंड की जनता ने देखा है और जो पिछले 3-4-5 सालों से देख रहे हैं, एक भी जो उत्तराखंड की महिलाओं के मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आज धरना दे रही हैं, आशा वर्कर्स धरने पे हैं, आपके नर्सिंग में जहां पे सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व महिलाओं का होता है वहां पे 2 गैंग बना के इन्होंने वहां पे उनको लड़वाने का काम करा। जब एक रूल चल रहा है कि ईयर वाइज होगा, उसमें इन्होंने एग्जाम ले आए। हर चीज में जहां पे भी महिला आगे बढ़ सकती थी उत्तराखंड के अंदर, हर जगह रोड अड़का है इस भाजपा की गवर्नमेंट है। फैक्ट है, सतीश भाई बताएंगे कि ये फैक्ट है, क्योंकि इसमें कोई झूठ नहीं है। रिसोर्ट तोड़वाने वाले कौन थे, वीआईपी का क्या हुआ, अंकिता के माता पिता के नाम से सीबीआई की जांच नहीं हुई। एक तथाकथित वो पर्यावरणविद को लाके पिक्चर में अनिल जोशी जी को, उनको लाके, हालांकि वो सम्मानित है, उत्तराखंड की शान है, लेकिन उनको लाके जो अंकिता के माता पिता जिस चीज के लिए मांग कर रहे थे उनको पार्टी नहीं बनाया, तीसरे आदमी को लाके सरकार ने करा। ये सरकार की मंशा पे शक होता है। ठीक है सतीश जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। सतीश जी। देखिए आशीष भाई, जो यूकेडी के प्रवक्ता है डॉक्टर साहब, मुझे अच्छा लगा उत्तराखंड के बारे में इतने हितैषी है, वो इतना सोचती है यूकेडी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने कार्य करा है, 40% रिवर्स पलायन में यहाँ बढ़ोतरी हुई है। सूर्य घर योजना हो, चाहे यहाँ होम स्टे योजना हो, चाहे शीतकालीन तीर्थ यात्रा हो, इस तरह की अनेक योजनाएं संचालित करने के बाद हमारी सरकार यहाँ पे रिवर्स पलायन को बढ़ा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यूकेडी के तर्क क्या रहते हैं कि गुप्ता अग्रवाल की दुकान से सामान नहीं लेना है, रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पे जो नहीं सतीश भाई, ये
आपके तर्क होते हैं, हिंदू मुस्लिम आपके तर्क होते हैं, यूकेडी का कभी तर्क नहीं है। उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब हो रही तो आप बोलते क्यों नहीं है? आप मुस्लिमों पे सबसे ज्यादा तो हम चिल्ला चिल्ला के मर गए, भू कानून आपने खत्म करा। आपकी पार्टी चुप रहती है तो आप चुप रहते हैं। आपकी पार्टी को अपना एजेंडा रखना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ हमें बातें करते हैं कि उत्तराखंड से पलायन हो गया, सीटें घट जाएंगी। आपकी पार्टी का मुहिम चला रही है उधर के लिए, एक तो बताइए आप। बस आप बोलते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल नहीं दिल है। नहीं, देखिए पंकज जी, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप एक चीज बताओ, डीलिमिटेड जब्त हो गई है। अरे चुनाव से सुन लो चुनाव तक आप जब्त हो गई है इसी वजह से। सतीश भाई सुन लो। तो मैं आपको बताता हूँ, भू कानून किसने खत्म रहा इस राज्य में? डीएम को 200 अनलिमिटेड जमीन अलॉट करने का अधिकार किसने दिया इस राज्य में? जितने भी आपके 2 इन्वेस्टर समिट आए उसमें से कितने % इन्वेस्टमेंट आया आप बताइए। आपने तो हरियाणा वाले को टिकट दिया हरिद्वार में। आपने तो हरियाणा वाले को हरिद्वार में टिकट दिया। आप किस बात करते हो? युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया। नकल का गिरोह चला रहा था तुम्हारा जिला पंचायत सदस्य। नकल का गिरोह भाजपा ही चला रहा था। भाजपा ही नकल का गिरोह चला रहा था। उसके मुख्यमंत्री के फोटो है, उसके सारी जगह भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो नकल का गिरोह चला रहा था। इनके जो वीवीआईपी है, महिलाओं के विरोधी है। अंकिता के हत्यारे हो तुम अंकिता के हत्यारे हो, तुम उत्तराखंडियत के हत्यारे हो। तुमने भूमि बेची है, तुम भूमि बेचने वाले हो। तुम भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया। कल आपका आईजी जो है, कल आपका आईजी बचा रहा था। कल आपका उत्तराखंड के भाजपा का दिवालियापन निकल चुका है। भाजपा को कुछ नहीं दिख रहा है। भाजपा का चरित्र सारा दिख रहा है। भाजपा का चरित्र इस प्रदेश के हर व्यक्ति ने देखा है। पहाड़ी और मैदानी का वो यहाँ पे अंतर लाते हैं। आप उस अंतर तुम हिंदू मुस्लिम लाओ, हम पहाड़ की बात ना करें। लव जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद सब चलाओ, हम पहाड़ी की बात ना करें। हम पहाड़ नहीं करेंगे। हमारी सरकार उसको नहीं बख्शेगी। किसको करा बताओ? अगर कोई यहाँ किस पे कार्रवाई हुई बताओ? अवैध मजार बनाएगा, कब नहीं बख्शेगी हमारी सरकार, उसको नहीं बख्शेगी। लेकिन हम ये ऐसा यही बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं करें हम। तो क्या करें? तुम्हारे तरह हरियाणा वाले को टिकट दे दे क्या उत्तराखंड में? बढ़ाना को टिकट दे दे क्या? उत्तराखंड में बढ़ाना को टिकट दे दे क्या? हमने किसी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करा। ये बताओ कि हरियाणा वाले को टिकट दे दे क्या उत्तराखंड के अंदर? तुमने तो बेच दिया है। तुमने दिल्ली को बेच दिया है। हमने कोई सपोर्ट नहीं करा। हमने कोई सपोर्ट नहीं करा। हम भाजपा नहीं है जो उत्तराखंड से पैसा इकट्ठा करके दिल्ली अटैचियों पे भेजे। सीएम की सीट बचाने के लिए पैसा इकट्ठा करके दिल्ली भेजे, यहाँ की अटैचियत दिल्ली भेजे। ये यूकेडी ने नहीं करा है, ये भाजपा ने करा है। और भाजपा जैसी गद्दार पार्टी उत्तराखंड में नहीं है। भाजपा गद्दार है उत्तराखंड की। हत्यारी अंकिता पार्टी। टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे बेचने के लिए हुए। अरे टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। टॉपिक महिला आरक्षण है, कहां गद्दार पर वफादारी पे चले गए? मैं तो टॉपिक पे बात रहा था। ये आपने सतीश भाई को लाके पूरा टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। अरे वो तो चाहते हैं कि टॉपिक डाइवर्ट हो, आप टॉपिक को डाइवर्ट आप उनके साथ मिल जा रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हैं? देखिए बात यही इस बार खाता खोलना है, ध्यान रखिए आपको। खाता क्या हम इस मेजोरिटी में हैं, ये दोनों हमारे पास आएंगे। अच्छा दोनों आएंगे, लेकिन पिछली बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका, अगर 2 बार देखा जाए तो 0 पे आउट हो गए थे। ये दोनों हमारे पास आएंगे। अरे सरकार बनाने के लिए उस टाइम सोचा जाएगा इनके बारे में। तो मतलब जो 0 पे आउट का आपका रिकॉर्ड है पिछले 2 बार का, इस बार वो सूखा नहीं रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं?
डॉक्टर पंकज? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। एक स्टेबल मतलब सस्टेनेबल सीटें यूपीडी इस बार लाएगी। ठीक है डॉक्टर राजेंद्र जी, अब एक सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं, खासकर एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वो तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे बहुत पीछे होते जा रहे हैं क्या? और जिन मुद्दों का कोई सिर पैर नहीं है, उन मुद्दों पे चर्चा हो रही है, उन मुद्दों पर बहस हो रही है क्या? बिल्कुल आशीष जी, अगर आप देखें तो जब भी जितनी भी जो ये राजनीतिक पार्टीज हैं, ये हर बार कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जो जनता है, जनता के लिए गौण है और जो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उस तरह से उसकी जो है राजनीतिक उसका एक परिदृश्य बनाया जाता है कि जो है ये मुद्दे सबसे बड़े हैं और लोग उनकी बात पे, उन मुद्दों पे जो है चले जाते हैं और जो असली जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीछे जो है पर्दे के पीछे रह जाते हैं। मुझे कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड की जो असली जो प्रॉब्लम है, उत्तराखंड में जो पलायन की जो आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो रोजगार की बात आप कर रहे हैं, उत्तराखंड की जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जितने भी नेता लोग हैं इतने सारे जो मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन वो मुद्दों को जो है सिर्फ एक जो है हवा दी जाती है और कुछ दिनों बाद वो नगण्य हो जाते हैं, उसके पीछे जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, फिर तीसरा मुद्दा आता है। तो इस तरह से किसी तरह से जो है जनता को जो है एक तरह से जो है मूर्ख बनाया जाता है और जनता के सामने जो असली मुद्दे हैं तो जनता उनको भूल जाती है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ बीजेपी की बात करूं, मैं तो कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक जो है जो मजबूत विपक्षी तरह इनको काम करना चाहिए, वो नहीं होता। और आप ये देखें ना कि जिस तरह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिस तरह से नाचना होता है, गाना होता है, ये क्या है? ये सीरियस पॉलिटिक्स जो है वो उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। किस तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, किस तरह से उत्तराखंड का डेवलपमेंट करना है। उत्तराखंड में बहुत सारी जो है ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम देखते नहीं। आप ये देखिए कि अभी चारधाम यात्रा की हम बात कर रहे हैं, कितना बुरा हाल है चारधाम यात्रा का, इतने सारे जो है लोग आ रहे हैं, फिर भी हम नहीं देख रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए आप, जो रिस्पॉन्सिबल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं, क्या वो अपना काम कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग हैं जैसे देहरादून के डीएम है, वो काम कर रहे हैं, उनका काम दिख रहा है, लेकिन बाकी लोग कहाँ काम कर रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे जो होने चाहिए, जो एक आम जनता को जिसका जो है डायरेक्ट इफेक्ट आता है, वो मुद्दे। अच्छा, आम जनता को भी सही बताओ राजेंद्र जी, मैं तो लगभग 20 साल का करियर हो गया, भारत का शायद ही ऐसा कोई स्टेट है जहां पे मैंने विधानसभा चुनाव का नहीं किया हो, तो मैंने जो फील किया वो ये है कि आम जनता को भी ना अपने मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो भी इन मुद्दों में ना पूरी तरीके से रम जाती है, वो उसी पे चर्चा करेंगी। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों से भी आम जनता दूर जाती है। बात जरूर करती है, बात जरूर करेगी कि अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा है, लेकिन उन पर वोटिंग नहीं होती है। नहीं आशीष जी, आप ये सोचिए ना कि परसेप्शन, पॉलिटिक्स में क्या होता है, परसेप्शन चलाया जाता है और परसेप्शन जो चलाया जाता है उस पे ही वोटिंग होती है। और अगर आप ये देखिए कि पॉलिटिक्स का तो एक ही जो है सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि इसी तरह कुर्सी जो है हथिया ली जाए। अगर आप यूकेडी को देखो ना, यूकेडी जितने मुद्दे लेके आती है वो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, लेकिन उनको वोट कितने मिलते हैं ये हमें सब पता है। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह का जो है परिदृश्य बनाती हैं और इस तरह के मुद्दे रखते हैं जिसमें लोग जो है बह जाते हैं और उन बहने पे जो है उन बहाव में जो है वोट देते हैं और सरकार जो है पॉलिटिक्स जो है अपना काम करते हैं। अगले 5 साल फिर मुद्दे जो है नए आएंगे, नए लोग आएंगे, फिर लोग वोट करेंगे। तो वो आप बिल्कुल आशीष जी सही बात कह रहे हैं कि जनता को भी समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या है, हमें डायरेक्टली क्या चीज इफेक्ट करती है, क्या हमारे जो है पर्सन उस पर क्या इफेक्ट करती है और क्या हम किस कैंडिडेट। ठीक है, वापस एक बार अपने टॉपिक पर आते हैं, अब समय भी कम बचा है। सतीश जी, अब आगे का रोड मैप क्या? चलिए, निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पारित करा लिया, ठीक है, आपने भरपूर निंदा कर दी कांग्रेस पार्टी की, अब आगे क्या? देखिए आशीष भाई, हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जो ये आरक्षण बिल है उसको किसी भी तरह से इम्प्लीमेंट करा जाएगा और इसके लिए आगे क्या जो भी रणनीति होगी हमारी सरकार इस पे निर्णय लेगी कि इसको, इस विषय को लेकर आगे किस तरह से जनता के बीच में भी जाना है और किस तरह से सदन में इस प्रक्रिया को आगे कंप्लीट करना है। सतीश चंदी, सवाल तो यही उठता है ना इस पूरे अगर एपिसोड को देखा जाए कि बिना विपक्ष के संविधान में संशोधन आप करा ही नहीं सकते, विपक्ष को तो साथ में रखना ही पड़ेगा ना। नहीं,
आशीष भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आगे की रणनीति जो है वो सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी कि किस तरह से इस वाले बिल को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, मातृशक्ति का जो अधिकार है वो उनको किस तरह से दिया जाएगा, इस पर आगे की रणनीति सरकार निश्चित। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, एक कमेंट आपका भी, समय कम बचा, वो 4 मिनट बचे, प्लीज। आशीष जी, चलो ये है कि लोकसभा में ये बिल जो तथाकथित बिल है ये माना गिर गया, तो क्या डायलॉग नहीं होना चाहिए था विपक्ष के साथ? आइए बैठ के बात करते हैं, सर्वदलीय बैठक बुला जाती, या इस पे कुछ चर्चा होती कि इसमें कुछ कमियां हैं तो चलो आगे। भाजपा का काम सिर्फ नैरेटिव सेट करना है, हो हल्ला करना है, जनता को बरगलाना है कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया। अगर विपक्ष के साथ पहले भी तो विपक्ष ने आपके कई बिल पास किए हैं, तो अगर माना आपकी नीयत अगर सही होती तो विपक्ष जरूर आपके साथ होता, कंधे से कंधा मिला के चल रहा होता, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है। आपको सिर्फ वोट और विपक्ष को कोसने का काम। ठीक है, डॉक्टर पंकज जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए सतीश जी, सरकार अगर महिला बिल लाना चाहती है तो इसका किसी से विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। अगर आपको अभी 29 में लागू करना है तो जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उन पे लागू करिए, और अगर आपको नई डिलिमिटेशन करनी है तो उसके लिए आप संविधान को फॉलो करें, जनगणना कराएं, डिलिमिटेशन बैठाएं, और उसके बाद जितनी ज्यादा सीटें हो सकती है, हम तो कहते हैं 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर दो, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी, तो आप 50% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व कर दें। और वो केवल लोकसभा और विधानसभा में नहीं, बल्कि जो नीचे भी जितने भी आपके लोकल बॉडीज हैं, सारी जगह वुमेन्स के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाए सरकार, और करे। हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, इस बिल से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तरीके से। अगर आप सही चीज भी गलत तरीके से करोगे तो गलत बोली जाएगी, और अगर सही चीज को सही तरीके से करोगे तो हर कोई अप्रिशिएट करेगा आपको। आप लाइए बिल, जनगणना करवाइए और करिए। फाइनल कमेंट सर। आशीष जी, जहां तक बात है पॉलिटिकल पार्टी की, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल जो जितनी भी पार्टीज हैं वो बहुत ही साफ तरह से इसमें बात नहीं करना चाहते हैं। अगर महिलाओं का जो है क्या कहते हैं 50% पॉपुलेशन में हिस्सा है तो 50% को रिजर्वेशन क्यों ना मिले? सबसे बड़ी बात ये 33% पे 33% पे क्यों अटक? पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को अगर वो आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके बारे में बात करें, हर जगह उसका रिजर्वेशन करें, और उसमें जो है कास्ट वाइज रिजर्वेशन ना हो, उसमें सिंपल ये है कि महिलाओं का रिजर्वेशन 50% हो और उसमें कास्टिज्म या कोई और इस तरह का आरक्षण ना हो, आरक्षण पे आरक्षण ना हो। तो इसमें लगता है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं लोकसभा में, विधानसभा में, बड़े बड़े पदों पे, तो मुझे लगता है कि वहां ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका कोई भी साफ रवैया नहीं है, वो सिर्फ जो है इसको वोट बैंक की राजनीति बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ। चलिए, तय तो जनता को करना है कि वोट बैंक की राजनीति है या वाकई सरकार की मंशा और सरकार की नीयत दोनों साफ है। सतीश चंद्र जी आपका, अभिषेक भंडारी जी आपका, राजेंद्र जी आपका और डॉक्टर पंकज जी आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। तय जनता को करना है। सरकार आज निंदा प्रस्ताव लेकर आई जो सदन में पास भी कराया गया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अब ये पूरा मामला जनता के बीच जाएगा। 2027 में चुनाव भी होने वाले और देखना यह होगा कि इसका क्या कुछ इंपैक्ट जो है वो मतदान पर पड़ता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आगे समय अधिक है, आता संकल्प स्वीकृत हुआ।